मेरा नाम सलोनी है। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी और एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो लड़का भी मुझे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और दोनों परिवार हमारी शादी के लिए राजी हो गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते थे। उन्हें सरकार की तरफ से एक घर मिला हुआ था और ये घर काफ़ी अच्छा था। शादी के बाद मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहेंगे। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी ससुराल में ही रहती थी। मैं अपनी ससुराल वाले घर में 3 साल रही। 3 साल बाद मेरे पति ने फैसला किया कि अब हम अपने घर में रहेंगे, जबकि मेरे पति का परिवार बहुत अच्छा था। उन्होंने भी हमसे कह दिया कि तुम अपने घर में जाकर रह सकते हो। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। जब मैं इस घर में आई तो यह घर बहुत बड़ा था और मुझे इसकी साफ सफाई करने में बहुत परेशानी होती थी। मैंने अपने पति से नौकरानी के लिए कह रखा था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, हमें इस घर में रहते हुए 1 महीना हो गया है और मैं रोज आपसे कहते कहते थक गई हूँ कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। मुझे इस घर का काम नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। रोज कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। इतने बड़े घर का काम मुझसे नहीं होता और ऊपर से मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ। आप तो सुबह निकलते हो और रात को ही घर आते हो। सारा दिन मैं घर में अकेली घूमती रहती हूँ। अगर तुमने नौकरानी का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने कभी अपने मायके में इतना काम नहीं किया था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझसे घर के काम काज नहीं करवाए थे और ससुराल वाले घर में तो मेरे साथ ही मेरे सारे काम किया करते थे। अब इस घर में आकर मैं काम करते करते थक गई थी। सारा दिन घर का काम करती रहती। मुझे 1 मिनट भी आराम नहीं मिलता था। मेरे पति का नाम राहुल था। राहुल ने मुझसे कहा, सलोनी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गांव से एक लड़की का इंतज़ाम करवा लिया है। 1 हफ्ते के बाद वो लड़की आ जाएगी, लेकिन तुमसे तो सब्र ही नहीं होता। फुल टाइम नौकरानी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जैसे ही वो लड़की आ जाएगी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। राहुल मुझे रोज यही बात समझाकर टाल देते थे। कुछ दिन बाद राहुल घर आए तो मैंने देखा कि उनके साथ लगभग 18 साल की एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लड़की मेरे पति के पास ही खड़ी थी। मैं राहुल को गुस्से से देखने लगी। इतनी देर मैं कुछ कह पाती उससे पहले राहुल समझ गए थे कि मैं उन्हें गुस्से में देख रही हूँ। राहुल ने मुझे उस लड़की से मिलवाया और कहने लगे, ये सीना है और आज से ये हमारे घर के सारे काम करेगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे घर के सारे काम समझा देना। मैंने सोचा कि घर के बेसमेंट में जो कमरा है वो इसे दे दिया जाए, ताकि अपना सामान वहाँ रख ले और वहीं पर रहे। अभी तुम्हारे साथ पूरे दिन घर में रहेगी। अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारे काम आसानी से निपटा देगी। तो तुम इसे इसके कमरे में ले जाओ और इसका सामान वहाँ रखवा दो। आखिर हम दोनों पति पत्नी को भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। राहुल मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर ये बातें कहने लगे। राहुल की बात सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब पत्नी समझ रही थी। आखिर मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझसे मजाक भी करते थे। मैंने राहुल से कहा,
जी, मैं इसको घर दिखा देती हूँ और काम भी समझा देती हूँ। मैंने सीना से कहा, चलो सीना, मैं तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। सीना ने मुझे कहा, मालकिन, और मैं सीना को उसका कमरा दिखाने ले गई। मैंने सीना से कहा, सीना, तुम इस कमरे में अपना सामान रख दो और उसके बाद हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई और राहुल से कहा, राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अगर सीना घर में नहीं आई होती तो मैं तो इस घर में काम करते करते ही मर जाती। मेरी ये बात सुनते ही राहुल हंसने लगे और कहने लगे, अच्छी बात है ना, तुम्हारे इस दुनिया से जाते ही मुझे दूसरी शादी करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारे जीते जी तो ये सब नामुमकिन है। दूसरी शादी के बारे में सोचकर ही मेरा दिल नाचने लगता है। राहुल की बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मेरी गुस्से भरी निगाह देखते ही राहुल खामोश हो गए। मैंने राहुल से कहा, मर्द होते ही बेवफा पहले पत्नी के मरने का इंतजार करते हैं, चाहे उनकी पत्नी उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उनके दिल में तो हमेशा दूसरी शादी करने की चाहत रहती है। मर्दों को इज्जत की कोई कदर नहीं होती। मैंने राहुल को खूब सुनाया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि राहुल ऐसे मजाक कर रहे थे। राहुल को तो आदत थी मुझे छेड़ने और चिढ़ाने की। उन्हें अच्छा लगता था जब मैं गुस्सा करती थी। राहुल ने कहा, तुम तो बेवजह गुस्सा करती हो। तुम जानती हो कि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मजाक कर सकूं, और शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मर्द बेवफा नहीं होते, बल्कि औरतें उन पर शक करके उन्हें बेवफा बना देती है। असल में तो दूसरी शादी के पीछे पहली पत्नी का ही हाथ होता है। राहुल की बातें सुनकर मैं उन्हें घूरने लगी। तभी राहुल हंसते हुए बोले, अच्छा पागल, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी बातें मत किया करो और गुस्सा मत हुआ करो। गुस्से में तुम मुझे और भी ज्यादा खतरनाक लगती हो। उनकी ये बातें सुनकर ही मेरी भी हंसी निकल गई और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। राहुल मुझसे कहने लगे, आज तो हम बातों से ही पेट भरेंगे। अरे, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम तो करो। मैंने कहा, ओहो राहुल, मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें झगड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। अभी राहुल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर सीना ने दस्तक दी और कहने लगी, मालकिन, खाना तैयार है। हम दोनों हैरानी से सीना की तरफ देखने लगे। अपनी लड़ाई में हम तो भूल ही गए थे कि हमने नौकरानी रख ली है। सीना हमें हंसते देख हैरानी से देखने लगी। मैंने सीना से कहा, तुम टेबल सेट करो, हम आते हैं। सीना ने सर हिलाकर हामी भरी और वहां से चली गई। मैंने राहुल से कहा, राहुल, हमें इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए था। आखिर इस जवान लड़की की वजह से हमारे ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। ऐसे किसी पराई लड़की को अपने घर में रखना कहीं मुश्किल ना बन जाए। इसे यहाँ लाने से पहले आप मुझसे पूछ सकते थे। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कभी जवान लड़की को यहाँ रखने की इजाजत नहीं देती। मेरी बात सुनकर राहुल हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोले, मुझे तो लगता है तुम अकेले इस घर में रहकर पागल हो गई हो। पहले तो रोज मेरा दिमाग खराब करती कि नौकरानी चाहिए, और अब नौकरानी आ गई तो तुम्हें एतराज हो रहा है। टेंशन मत लो, बेचारे गरीब परिवार की है, तुम्हारे सारे काम करेगी। और वैसे भी ये मेरे दोस्त के गांव से ताल्लुक रखती है, वो इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं होगी, बेफिक्र रहो, मैं हूं ना।
और वैसे भी ये लड़की शादीशुदा है, इसका परिवार गांव में रहता है, इसके परिवार को पैसों की जरूरत है, इसलिए ये यहाँ रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मेरे दोस्त ने ली है, तभी तो मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। और ये भी सोचो कि आज तुम बैठे बिठाए खाना खा रही हो, अगर तुम्हें फिर भी इस लड़की पर कोई शक या एतराज है तो मैं इसके जाने का इंतजाम कर देता हूँ। तुम सोच लो, लेकिन उसके बाद मुझसे ये मत कहना कि मुझे नौकरानी ढूंढ कर दो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी नौकरानी ढूंढने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। रोज रोज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैंने राहुल से कहा, बस बस राहुल, बहुत हो गया, अभी मैं इस लड़की को 2-3 दिन देख लेती हूँ, इसके चाल चलन कैसे हैं, और इसको लेकर अपना दिल पक्का कर लेती हूँ। जब भी मैं इसको परमानेंट रखूंगी। अब चलो खाना खा लेते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर राहुल और मैं नीचे आ गए। आकर देखा तो टेबल बहुत अच्छे सलीके से सजी हुई थी। खाने की टेबल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी होटल में खाना खा रहे हो। राहुल ने तो उस लड़की की बहुत तारीफ की। सीना ने बहुत अलग तरह के डिशेज भी बनाई थी। खाना काफी टेस्टी था और राहुल ने दिल खोलकर उसके खाने की तारीफ की। राहुल बोले, ऐसा खाना मैंने सिर्फ होटल में ही खाया है, वरना घर में तो मुझे मुश्किल से एक ही डिश मिल पाती हैं। तुमने तो एक ही समय में इतनी सारी डिशेस बना दी हैं। तुम तो काफी टैलेंटेड हो। पहली ही बार में तुमने इतना बढ़िया खाना बनाए हैं। शीना की सबसे अच्छी बात राहुल को ये लगी कि उसने जरा सा भी टांग नहीं अड़ाई। वह किचन में जाते ही सब कुछ संभाल लेती थी। राहुल बोले, तुमने तो कमाल ही कर दिया शीना। थोड़ी सी तारीफ मैंने भी कर दी। मैंने कहा, शीना तुम बहुत समझदार लड़की हो, खाना बहुत टेस्टी बना है। पहले ही तुमने मेरा दिल जीत लिया। मेरी तारीफ सुनकर शीना बहुत खुश हुई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। शीना बहुत सुंदर लड़की थी, देखने में बहुत अच्छी लगती थी। कम उम्र की थी, जवानी उस पर पूरी तरह चल रही थी। उसने हाथ में हल्के रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी और नाक में नथनी उसकी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर का सूट पहनकर गोरी सी शीना बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसको देखकर काफी इम्प्रेस हुई। वह कहीं से भी गांव की नहीं लगती थी, सिर्फ उसका पहनावा ऐसा था। लेकिन अगर उसको शहर वाले कपड़े पहना दिए जाए तो वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगेगी। मेरे दिमाग में जब शीना के शादीशुदा होने का ख्याल आता तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं शीना की तरफ से पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। वह अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी और अपने कमरे में बिजी रहती थी। राहुल भी अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते थे, क्योंकि अब वह घर की तरफ से बेफिक्र हो गए थे। कुछ दिनों बाद ही शीना की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसकी तबीयत गिरती जा रही थी। एक दिन शीना ने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसे डॉक्टर के पास जाना है। वह अकेली ही डॉक्टर को दिखाने चली गई। घर लौटी तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तो उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। लेकिन वह माँ बनने वाली थी और ये बात मुझसे छुपा रही थी। जब शीना हमारे घर आई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था और उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन मैंने शीना से पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि जब से वह यहाँ आई थी तब से वह माँ बनने वाली थी। मैंने उससे कहा, फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें इतनी दूर काम करने के लिए क्यों भेज दिया, और वह भी इस हालात में? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस समय तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने पति की जरूरत है। मेरी ये बात सुनकर शीना खामोश हो गई और बोली, मालकिन, गरीब लोग ऐसी बातों को बोझ नहीं समझते, और वैसे भी हम गांव के लोग
बहुत मजबूत होते हैं। हमारे लिए बच्चा पैदा करना आम सी बात है। मैं गांव में होती तब भी किसी न किसी घर का काम ही कर रही होती। यहाँ तो फिर भी मुझे सुकून है। आप और मालिक बहुत अच्छे हैं। कम से कम मुझे किसी की बुरी बातें तो नहीं सुननी पड़ती और यहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए पैसे जमा कर लूँगी और अपनी डिलीवरी इसी शहर में करवाऊंगी। बच्चा पैदा करने के लिए गांव के अस्पताल नहीं जाऊंगी। वहां के अस्पतालों से तो मुझे बहुत डर लगता है। आप फिक्र मत करें, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आखिर तक सारे काम ऐसे ही करती रहूंगी जैसे अब तक कर रही हूँ। बस 2-3 दिन की ही तो बात होगी, तीसरे दिन फिर काम में लग जाऊंगी। कुछ देर तक बोलती रही और उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुना डाली। उसकी बातों से मैं तो सहमत हो गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि राहुल ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि सीना माँ बनने वाली हैं। जैसे ही रात को राहुल घर आए तो मैंने उनसे पूछा, आपके दोस्त ने आपको ये बात नहीं बताई थी कि सीना माँ बनने वाली है, या फिर आपके दोस्त ने आपको बताना ठीक नहीं समझा? वैसे मुझे भरोसा है कि आपको इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप मुझे ज़रूर बताते, और अगर आपको पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप मुझसे बातें छुपाने लगे हैं? राहुल मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे और बोले, क्या सीमा माँ बनने वाली हैं? ये बात मुझे कैसे पता होगी? मैं तो आज तुम्हारे मुंह से ये सुन रहा हूँ और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक जरूर करने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम सीना को लेकर हमेशा मुझसे सवाल जवाब क्यों करती रहती हो। अगर उसके बारे में जानने का इतना ही शौक है तो उससे क्यों नहीं पूछ लेती? और अगर तुम्हें मुझ पर किसी भी तरह का शक है तो मैं कल ही इसे इसके गांव छोड़ आऊंगा, फिर अपनी पसंद की नौकरानी ढूंढी लेना। राहुल मुझ पर गुस्सा करने लगे और मेरे सवालों से बहुत तंग आ गए थे। एक तो वे रात को ऑफिस से थके हारे घर आते थे और ऊपर से मैं उनसे कोई न कोई बात छेड़ देती थी। वह मुझे कई बार समझा चुके थे कि तुम सीना के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, वह अच्छी लड़की है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने पति पर शक होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मुझे उन पर शक करने की आदत सी हो गई थी। उनका कहना था कि तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती और तुम सीधी बात को भी गलत मतलब निकाल लेती हो। मैंने राहुल से कहा, राहुल मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैंने तो इसे अपने कामों के लिए रखा था, लगता है अब उल्टा मुझे घर के काम करने पड़ेंगे और साथ साथ इसकी देखभाल भी करनी होगी। अगर मुझे पहले ही इसके बारे में पता होता तो मैं कभी इस लड़की को इस घर में नौकरी पर नहीं रखती। किसी तरह ये बात खत्म हो गई। हम दोनों लड़ झगड़ कर सो गए। सुबह जैसे ही बेड से उठी और खड़े होने के लिए जमीन पर पैर रखा तो अचानक मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरने लगी। उसी समय राहुल भी घर पर ही थे। उन्होंने मेरी हालत बिगड़ते हुए देखी तो बोले, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम खुशी से पागल हो गए। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरे पति के तो पैर जमीन पर ही नहीं थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर उन्हें 3 साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी। शादी के बाद मैंने काफ़ी इलाज करवाए थे, लेकिन मुझे किसी भी डॉक्टर की दवा से कोई फर्क नहीं हुआ था और राहुल के सिर पर बच्चों का जुनून सवार था। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ऐसी कोई बात कहकर शर्मिंदा नहीं किया। मेरे पति को
ऐसा लगता था जैसे हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं। लोगों के बच्चे तो 10 साल में भी नहीं होते, लेकिन मेरी शादी को तो अभी 3 ही साल हुए थे। इतने कम समय में भी वह बच्चे को गोद में लेने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन उनके दोस्त उन्हें समझाते थे कि अपना खून तो अपना ही होता है। सिर्फ अपने दोस्त की इस बात से ही वह सोच समझकर काम लेते थे और अपने खून का इंतजार कर रहे थे। अब जब उन्हें ये खुशी मिली तो वह अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। ये खबर सुनते ही राहुल ने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांट दी। जैसे ही राहुल घर आए तो उन्होंने शीना को भी खबर सुनाई और उसे कहने लगे कि तुम्हें अपनी मालकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। राहुल मुझसे कहने लगे, देखो तुम यहाँ बैठो और तुम्हें बिस्तर से एक कदम भी जमीन पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी इतनी बड़ी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करूं। तुम्हें सिर्फ शीना से काम लेना है और तुम उसके बारे में मत सोचो। वह गांव की पली बड़ी लड़की है, उसको तो आदत है यह सब कुछ करने की। वहाँ की औरतें तो इस हालत में भी घर के 10 काम करती है और तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है और मैं शीना से भी कहकर आता हूँ कि वह सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए। राहुल मुझे बहुत प्यार से समझा रहे थे। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पत्नी समझ रही थी। आखिर मुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला था, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में आकर गिर गई हो। मैं दुनिया की दूसरी बातें भूलकर बस अपने आने वाले नए मेहमान की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन जब से शीना ने इस खुशखबरी के बारे में सुना था, उसका मूड ऑफ सा रहने लगा था। न जाने क्यों वह खोई खोई रहती थी। फिर मैं ये सोचकर अपना ध्यान हटा लेती थी कि शायद वह मेरे पति को मेरा इतना ख्याल रखते हुए देखकर सोचती होगी कि काश उसका पति भी उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ होता। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और मेरी हर छोटी सी छोटी चीज जरूरत पूरी करते थे। डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, जबकि मेरी डिलीवरी में अभी काफ़ी महीने थे। राहुल मेरी गोद भराई की रस्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे ससुराल वालों और मायके वालों को घर पर इनवाइट किया था। यह देखकर शीना बहुत बुझी बुझी सी रहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में काम में बिजी रहती। मुझे अपने बच्चे की इतनी सारी खुशी थी कि मैंने शीना की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। जिस दिन मेरी गोद भराई की रस्म थी, उस दिन पूरे परिवार के साथ होकर मुझे बधाई दी। सभी लोग बहुत खुश थे। सबने खाना खाया और फिर बातें करने लगे। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि मेरा अब यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन राहुल ने उनसे कहा कि वह मुझे अपने साथ इसी घर में रखना चाहते थे। उनके जिद के सामने सारे घर वाले चुप हो गए। सब जानते थे कि राहुल बहुत जिद्दी हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें ज़्यादा समझाना ठीक नहीं समझा। सब लोग बातें कर रहे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए और खुशी का माहौल गम में बदल गया। शीना चाय बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। उसके सिर से काफी खून भी बह रहा था। राहुल तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए और किसी को भी अपने साथ नहीं जाने दिया। उनका कहना था कि इस तरह मामला बिगड़ सकता है, इसलिए किसी का जाना ठीक नहीं होगा। राहुल को गए हुए काफी देर हो गई थी। मेहमानों को भी अपने घर वापस जाना था। मैंने सबको कहा, आप लोग बेफिक्री से चले जाइए।
राहुल थोड़ी देर में आ जाएंगे। मेरी उनसे फोन पर बात हो गई है, सब ठीक है। यह सुनकर सब जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी सास ने जाते जाते मुझसे कहा, सलोनी बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। जैसे ही राहुल घर पर आ जाए हमें फोन करके बता देना। और हाँ, अपनी नौकरानी को उसके घर भेज दो। बेचारी 2 दिनों से है, उसे आराम की जरूरत है। तुम्हारी तबीयत भी खराब है, अगर उसे टेंशन लगी तो तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। अपने पति को कहो कि उसे वापस भेज दे और कहना कि डिलीवरी के बाद उसे खुद आकर यहाँ छोड़ आए। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं तो खुद भी यही चाहती कि सीना अपने गांव चली जाए। वैसे भी इस वक्त उसकी हालत घर के काम करने लायक नहीं थी। मैं उसे कई बार कह भी चुकी थी कि तुम गांव चली जाओ, लेकिन वह हमेशा टाल देती थी। जब हमारे मेहमान चले गए तो उन्हें दरवाजे तक छोड़कर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं बार बार राहुल को फोन कर रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। रात के 3 बज चुके थे और उन्हें गए हुए 5 घंटे हो गए थे। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि राहुल मेरे सामने खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी घर आने में, और सीना कहाँ है, वह ठीक तो है ना? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। वह कहने लगे, शांत रहो सलोनी, सीना अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने कहा, ये तुम कैसा मजाक कर रहे हो? राहुल ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मैंने पूछा, सीना कैसे मर गई, उसका बच्चा कहाँ है? राहुल ने बताया, उसका बच्चा पेट में ही मर गया और सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने आगे कहा, अभी मैं उसका अंतिम संस्कार करके आया हूँ। मैं डर गया था कि अगर पुलिस को खबर लग जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी और मेरी जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते लगाते गुजर जाती। मैंने घबराकर पूछा, अगर उसके घर वाले हमारे घर आ गए तो हम क्या करेंगे? उन्हें क्या जवाब देंगे कि सीना कहाँ है? राहुल ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम किसी से भी सीना के बारे में कुछ मत कहना। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सीना की मौत से मैं बहुत दुखी थी और दिन रात रोती रहती थी। आखिर हंसती मुस्कुराती सीना ऐसे अचानक इस दुनिया को कैसे छोड़ सकती हैं? लेकिन वक्त के साथ सब ठीक होने लगा और सीना की मौत का जख्म भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। राहुल ने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। वह मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। जब रात को मैं सोचती तो मुझे न जाने कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती थी। 2-3 दिन तक तो मैंने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन मुझे इन आवाज़ों से बहुत डर लग रहा था और मैंने राहुल को झकझोर कर उठाया। राहुल घबरा कर उठे और कहने लगे, क्या हुआ सलोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। मैंने परेशान होते हुए कहा, राहुल, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। रोज मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं और मैं इन आवाज़ों से डर जाती हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। आज तो मुझे इस आवाज़ से नींद ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे वह बच्चा हमारे बहुत करीब है और रो रहा है। चलो बाहर जाकर देख आते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है और हमें पुकार रहा है। मेरी बात सुनकर राहुल बहुत परेशान हो गए और कहने लगे, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो किसी भी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही।
यह सिर्फ तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं। इन सब बातों को छोड़ो और आराम से सो जाओ। वैसे भी इस समय तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही तो मैं अकेला जाकर बाहर देख आता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। राहुल की बात सुनकर मैं लेट गई और राहुल कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब वह वापस आए तो बेचैनी से पूछा, राहुल बाहर कौन था? उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर कोई नहीं है। यह सब तुम्हारा वहम है। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। वह कोई बहस मत करो और सो जाओ। अब इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। राहुल ये कहकर लेट गए और अपनी आंखों पर बाजू रखकर सो गए। लेकिन मैं लगातार उन आवाजों के बारे में सोच रही थी। ऐसी आवाजें मुझे पहली बार नहीं आई थी, बल्कि 3 दिन से लगातार सुनाई दे रही थी। कई दिनों तक मुझे ये आवाजें आती रही। मैंने हर बार राहुल को बताने की कोशिश की कि कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन हर बार उन्होंने मेरा वहम कहकर टाल दिया। मैं भी सोच लेती थी कि हो सकता है ये मेरा वहम ही हो, क्योंकि अगर सच में बच्चे की रोने की आवाज होती तो राहुल को भी सुनाई देती। जब कई दिन ऐसे ही गुजर गए तो मुझे लगना लगा कि राहुल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे रोज रात की शांति में बच्चे के रोने की आवाज आती थी। ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था। मैंने ठान लिया कि जब तक मैं इस राज से पर्दा नहीं उठाऊंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे शक हुआ कि हो सकता है राहुल ने सीना को मार डाला और उसका बच्चा यहीं कहीं आसपास हो या किसी मुसीबत में हो। उस मासूम बच्चे के लिए मुझे कुछ करना था। ये सोचकर मैंने पुलिस को फोन किया और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। मैंने पुलिस से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर की तलाशी ले या फिर मेरे घर पर निगरानी रखे। मुझे रात को जो आवाज आती है वह हमारे घर से ही आती है या फिर पड़ोसी के घर से। मैंने पुलिस से यह भी कहा, सीना हमारे घर के बेसमेंट में ही रहती थी। आप उसके कमरे की भी तलाशी ले, आपको जरूर वहां से कुछ न कुछ मिल जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और कहा, ठीक है मैडम, आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। आपके पति को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। रात को हम आपके घर की तलाशी लेने आएंगे। 2 दिन तक पुलिस ने हमारे घर के बाहर और आसपास के घरों की छानबीन की। फिर पुलिस वालों ने कहा, मैडम आप हमें गुमराह कर रही हैं, हमें तो कोई ऐसी आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने कहा, सर ऐसा भी हो सकता है, शायद हमारे घर के बेसमेंट से ही सीना का बच्चा हो। जब से सीना गई है वह कमरा लॉक है और उसकी चाबी मेरे पति के पास होती है। अगर मैं उनसे ज्यादा सवाल करूंगी तो वह मुझे गलत समझेंगे, इसलिए आप इसे अपने तरीके से हैंडल कीजिए। रात को पुलिस हमारे घर आई और राहुल से कहा, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। राहुल बोले, क्यों, हमारे घर में ऐसा क्या है? पुलिस ने कहा, हमने आसपास के सभी घरों की तलाशी ले ली है, अब सिर्फ आपका ही घर बचा है। हम सबसे पहले बेसमेंट देखना चाहेंगे। जब पुलिस बेसमेंट में गई तो उन्होंने देखा कि कमरे में ताला लगा हुआ है। उन्होंने राहुल से कहा, हमें इस कमरे की चाबी चाहिए। चाबी मांगते ही राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया और वह परेशान हो गए। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? मैं आपको ऐसे अपने घर की तलाशी लेने नहीं दे सकता। आप मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, आप कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप चाबी नहीं देंगे तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। हमें पड़ोसियों से शिकायत मिली है कि आपके घर से बच्चे की रोने की आवाज आती है, जबकि यहाँ कोई बच्चा नहीं है और ये आवाज सिर्फ रात को ही क्यों आती है?
राहुल ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? बच्चे के रोने की आवाज़ किसी भी घर से आ सकती है। यहाँ पड़ोस में कई छोटे बच्चे हैं। इंस्पेक्टर बोले, इसलिए तो हम देखना चाहते हैं कि आपने इस कमरे में ताला क्यों लगाया है। जब राहुल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला खुला, सब अंदर गए और ये देखकर हैरान रह गए कि एक छोटे से बच्चे के साथ उसी कमरे में सीना मौजूद थी, यानी जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वह हमारे सामने जिंदा थी। मैंने आगे बढ़कर देखा तो सीना की गोद में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी जो देखने में राहुल जैसी लग रही थी। पुलिस को देखकर सीना बहुत डर गई और कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है यह सब मालिक की वजह से हुआ है। मैं तो बस उनके हुक्म की गुलाम हूँ, इसलिए जो भी वह मुझसे कहते हैं मैं वही सब कुछ किया करती थी। पुलिस वालों ने उससे कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह जवाब दिए जा रही थी। सीना कहने लगी, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान के लिए मुझे और मेरी बेटी को जाने दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो खुद यहाँ इतने दिनों से कैदी बनकर रह रही हूँ। यह कहकर सीना फूट फूट कर रोने लगी। मैं आगे बढ़कर सीना को गले लगाने लगी और उसे खामोश कराने की कोशिश करने लगी। मुझे सीना का रोना देखा नहीं जा रहा था। पुलिस ने राहुल से कहा, राहुल जी, अब आप सब कुछ यही बताएंगे या फिर हम आपको थाने लेकर चले? इस बात से राहुल बहुत डरने लगे और कहने लगे, मैंने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया है। मैं क्या करता? मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। और आप सीना से पूछ सकते हैं, मैंने उससे जबरदस्ती शादी नहीं की और न ही मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की। वह खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी करके यहाँ आई थी। हाँ, ये बात सच है कि ये मेरी पत्नी है और इसकी गोद में जो बच्चा है वह भी मेरा है। राहुल की बात सुनकर सीना ने शर्म से आंखें नीचे झुका ली और मैं हैरान होकर दोनों के चेहरे देख रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इतने महीनों से इन दोनों के हाथों बेवकूफ़ बन रही थी। राहुल ने बताया कि उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी, जबकि सलोनी और उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन सलोनी से अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने सलोनी को बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर सिर्फ उन्हें तसल्ली देते हुए कहते थे, हो जाएगा, अभी आपकी शादी को इतना समय नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। राहुल ने सलोनी से कई बार कहा भी था कि वे किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन सलोनी ने कभी बच्चे को गोद लेने की इजाज़त नहीं दी। फिर एक दिन जब वह अपने दोस्त के साथ गांव गए तो गांव में उन्हें सीना दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वह वहां बहुत बेरोजगारी और कठिन जिंदगी जी रही है और लोगों के घरों में काम किया करती थी। उन्हें वह अच्छी लगी। राहुल ने सोचा कि वे सीना से बात करेंगे। अगर वह उनसे शादी कर ले और बच्चा पैदा करके उन्हें दे दे तो वह उसकी जिंदगी बना सकते हैं। उन्हें यह भी पता था कि सलोनी को अगर इस बारे में पता चला तो वह कभी भी दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए उन्होंने छुपकर सीना से शादी कर ली और उसे पैसों का लालच दिया। शादी के बाद राहुल सीना को नौकरानी बनाकर अपने घर ले आए और वह घर के सारे काम संभालने लगी। इसी दौरान राहुल रात के अंधेरे में उससे मिलने जाते थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि सीना प्रेग्नेंट है, लेकिन वह शादी उसके लिए जल्दबाजी साबित हुई, क्योंकि सीना के प्रेग्नेंट होने के कुछ ही महीनों बाद ही सलोनी ने भी खुशखबरी सुना दी कि वह भी प्रेग्नेंट है। सलोनी के मां बनने की खबर सुनते ही राहुल को लगा कि उन्होंने सीना से शादी करके बहुत जल्दबाजी कर दी। उन्हें नहीं पता था कि सीना से शादी करने के बाद भी सलोनी मां बन जाएगी।
जब सीना को सलोनी के मां बनने की खबर मिली तो वह राहुल को धमकी देने लगी कि वह उनके रिश्ते के बारे में सलोनी को बता देगी, क्योंकि उसे भी यही उम्मीद थी कि सलोनी इतनी जल्दी मां नहीं बन पाएगी। राहुल इस जल्दबाजी पर पछता रहे थे, लेकिन सलोनी से बहुत मोहब्बत करते थे। वे सलोनी को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे और न ही उसे धोखा देना चाहते थे, क्योंकि वे पूरे खानदान को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सीना को गायब कर दवा दिया जाए। जिस दिन सीढ़ियों से गिरकर सीना बेहोश हो गई, राहुल ने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। उन्होंने प्लानिंग करके सीना के मरने की झूठी खबर सलोनी को दे दी और सीना के मरने का ड्रामा किया। फिर बेसमेंट के कमरे में चुपचाप सीना और उसकी बच्ची को बंद कर दिया। सीना को कुछ भी सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके और उसकी बच्ची को संभालने वाला राहुल के अलावा कोई और नहीं है। राहुल के मुंह से यह सारी सच्चाई सुनकर मुझे उनसे नफरत होने लगी। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में राहुल को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मैंने और सीना ने ये केस वापस ले लिया। इसलिए मजबूरन पुलिस को खाली हाथ जाना पड़ा। पुलिस के जाने के बाद सीना मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी और अपनी गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए मालिक की बातों में आकर इनके साथ चली आई। मेरे परिवार में खाने के लाले पड़े हुए थे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मालिक को भी अपने बच्चे की जरूरत थी। इसलिए मैंने अपनी गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मालिक से शादी कर ली। आप फिक्र मत करिए, आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहिए। मैं आप दोनों की जिंदगी से जा रही हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ रहकर आपका सामना करूँ। सीना अपनी बच्ची को लेकर जाने लगी। मैंने राहुल की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वह भी चाहते थे कि सीना हमारे घर से चली जाए। तभी मैंने सीना का हाथ पकड़ा और कहने लगी, सीना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं मेरे साथ इसी घर में रहोगी। तुम तो मासूम हो, सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने ये सब कुछ किया है। मेरी तरफ देखकर राहुल शर्मिंदा हो गए। आखिर उन्होंने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया था। राहुल मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सीना का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक राहुल अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं राहुल की तरह मतलबी नहीं थी। मैं चाहती तो उस समय सीना को घर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन मैं उसे बेघर करके उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती थी और न ही उन दोनों माँ बेटी के सिर से इज्जत की छत छीन सकती थी। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया और मैं भी माँ बन गई। मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई, उसी दिन अचानक राहुल को हार्ट अटैक आया। उसी दिन राहुल भी अस्पताल में भर्ती थे। अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि राहुल इस दुनिया से चले गए। मेरे ऊपर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अब मैं अपनी बच्ची के सहारे जीती हूँ। राहुल मेरे साथ और सीना के साथ जो किया था, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। राहुल की मौत के बाद सीना अपनी बेटी को लेकर गांव चली गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।